दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। ये आज अपने सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में पुर्तगाल कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था और दूसरे वाले वीडियो में डच कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। आज अपन देखने वाले हैं अंग्रेजी कंपनी के बारे में, जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब देखते हैं अंग्रेजी कंपनी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं साथियों। और इसका आगमन हुआ था 1599 में हो गया था, यानी कि पहला यात्री कब आया था? 1599 में आया था। कौन सा हो जाएगा? जॉन मिनरल हॉल हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत में कितने वर्ष तक रहा था। तो ये 1757 से लगा के 1857 की क्रांति तक रहा था। और वैसे भी मैंने आपको 1857 की क्रांति करा दी है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और इसके बाद में ये कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। फिर अपने इंग्लिश साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना होती है। फिर उसकी देखरेख में भारत में नियंत्रण किया जाता है और उसका शासनकाल चला था 1858 से लगा कर 1947 तक रहा था। और 1947 तक अपना प्यारा भारत देश आज़ाद हो गया था। और इस लाइन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगमन, प्रथम यात्री और समय काल के आधार पर पूछा जाता है साथियों। और 1599 में जॉन मिनरल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल के मार्ग से भारत में आया था और ये पहला व्यक्ति हो जाएगा। और 1999 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस दल के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की महारानी एलिजा टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एग्रीमेंट सिग्नेचर किया था। और इसी के साथ 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देशों के साथ में रवाना होती है और ये भारत में पहुंच जाती है। और इस कंपनी का प्रारंभ उद्देश्य था भू राज्य नहीं बल्कि व्यापार करना था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। ये इनका पहला उद्देश्य था। फिर ये बाद में ये धीरे धीरे प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप करने लग जाती है। और 15 साल बीतने के बाद में जेम्स प्रथम ने इस कंपनी का समयकाल अनिश्चित कर लिया जाता है और यहीं से अपना टर्निंग पॉइंट निकलता है, जहां से भारत के प्रशासन में ये अपना बहुमूल्य निभाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम समुद्र यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा तथा मोरक्को के लिए रवाना होती है। ध्यान रखना, वहां से कब रवाना हुई थी? 1601 में रवाना हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था कि जावा और सुमात्रा और मोरक्को के लिए जाना था। लेकिन ये कंपनी 1604 में भारत देश में आ जाती है और वहीं पे अपना निवास कर लेती है साथियों। ये कहानी हो जाएगी कंपनी की हो जाएगी। और इस पैराग्राफ से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला यात्री कौन सा हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कितना हो जाएगा? अंग्रेजी शासन का समयकाल कितना हो जाएगा? और इसकी स्थापना किसके दल के द्वारा की गई थी? और एलिजाबेथ ने इनका समयकाल कितना निर्धारित किया गया था? और ये कब रवाना हुए थे? और इसका उद्देश्य कब था? और ये भारत में कब पहुंचे थे? ऐसे ही आपके क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी जरूर से जरूर कर देना। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंग जो सूरत में पहुंचा था। और उस समय मुगल साम्राज्य था जहांगीर का चल रहा था और ये जहांगीर से आगरा में मिला था साथियों। और इस लाइन से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जेम्स प्रथम का राजदूत कौन सा हो जाएगा जो भारत में चला गया था? तो हॉकिंग्स हो जाएगा। और हॉकिंग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे पहुंचा था? तो सूरत तट पर पहुंचा था। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में स्थापित है। हॉकिंग उस समय पहुंचा था तो उसका शासन किसका चल रहा था? जहांगीर का चल रहा था। और जहांगीर और हॉकिंग की पहली बार मुलाकात कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों।
और हॉकिंस बड़ा ही फांसीबाजी में बड़ा ही अच्छा ज्ञाता था। इस कारण जहांगीर उसे बड़ा ही प्रभावित हो गया था। आप सभी लोगों को पता है कि मुगल साम्राज्य की भाषा कौन सी हो जाएगी? फ्रांसी हो जाएगी। इससे वो बड़ा ही प्रभावित हो जाता है। इस कारण उसे आगरा में बसने की अनुमति दी जाती है तथा 400 मनसबदारी भी दी जाती है। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकिंस को कितनी मनसबदारी दी गई थी? 400 मनसबदारी दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी साथियों। और वैसे भी मैंने आपको मुगल साम्राज्य पूरी तरह से आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और ये शीघ्र ही पुर्तगाल कंपनी के बारे में जहांगीर के कान भरने प्रारंभ कर देता है और वो सूरत की ओर जाने का आदेश दे देता है। यानी कि वो धीरे धीरे अपने पुर्तगाल कंपनी जो इसके जस्ट विरोधी थी उसके कान भरने प्रारंभ कर देता है और ये सूरत की ओर जाने प्रारंभ कर देते हैं। और सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडलटन, और ये मिडलटन कौन सा हो जाएगा? ये अपने पुर्तगाल कंपनी का वायसराय हो जाएगा। इससे ये मिलकर ये प्रतिशोध करता है। लेकिन सूरत में व्यापार के लिए कैप्टन बिस्ट ने 2 ही अंग्रेजी जहाज भेजे थे जिसकी ये अनुमति दे देते हैं। और 1612 में कैप्टन बिस्ट ने पुर्तगाल कंपनी को पूरी तरह से पराजित किया जाता है। और ये मैंने आपको जब पुर्तगाल कंपनी के बारे में बताया था उस समय इसका पतन धीरे धीरे हो जाता है। इसका युद्ध कौन सा हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला युद्ध अंग्रेजी और पुर्तगाल का युद्ध 1912 में कौन सा लड़ा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। और ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ आपको बताया है। अब ये पुर्तगाल कंपनी का पतन धीरे धीरे हो जाता है और ये पुर्तगाल कंपनी ब्राजील की ओर धीरे धीरे चली जाती है। और 6 फरवरी 1618 में एक शाही फरमान जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक शाही फरमान जारी किया जाता है, जहांगीर के द्वारा किया जाता है। और इसके आधार पर अंग्रेजों की प्रथम कोठी हो जाएगी, सूरत हो जाएगी। और मुगल साम्राज्य का एक एलची का मतलब होता है सीए, जो अपने लेखा जोखा सारा कुछ अपने मुगल साम्राज्य को बताएगा, उसकी अनुमति दे देता है। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज कंपनी की पहली कोठी कौन सी हो जाएगी? सूरत में हो जाएगी। और इसकी अनुमति कौन सा देता है? जहांगीर देता है, एक शाही फरमान के द्वारा होता है। और ये कब देता है? 6 फरवरी 1613 में देता है। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार शेयर जरूर से जरूर कर देना, बड़ी मेहनत लगती है, आप प्लीज़ शेयर जरूर से जरूर कर देना। अब चलते हैं आगे। थॉमस इथलबर्ग ने सूरत में व्यापार कोठी की स्थापना कर लेता है। अब देखते हैं सर थॉमस रो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये हो जाएगा जेम्स प्रथम के दूसरे राजदूत हो जाएंगे। पहले वाले कौन से हो जाएंगे? हॉकिंस हो जाएंगे। अब ये थॉमस रो पहली बार कब आता है? 18 सितंबर 1615 में सूरत में आता है। और ये 10 फरवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिलता है। अब आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन, हॉकिंस और जहांगीर की पहली बार मुलाकात कहाँ पे होती है? तो आगरा में होती है। और सर थॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहाँ होती है? अजमेर में होती है साथियों। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और ये सर थॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से लगा के 17 फरवरी 1618 तक रहता है। और इसके बीच में वो धीरे धीरे पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति तथा दुर्ग बनाने की अनुमति ले लेता है। और यहीं से ये टर्निंग पॉइंट निकलता है। आप सभी लोगों को पता है जहांगीर कैसा व्यक्ति हो जाएगा? नशेड़ी व्यक्ति हो जाएगा। और ये धीरे धीरे शराब पिलाने के आधार पर इसे पूरे भारत में और पूरे भारत में जितने भी दुर्ग है उसके बनाने की अनुमति ले लेता है। ऐसा ये चालाक व्यक्ति था सर थॉमस रो। और इसी के साथ 1619 में अहमदाबाद, बड़ौद, बड़ौदा और आगरा में अपने कारखाने की स्थापना करता है।
लेकिन इनके सभी कारखानों का नियंत्रण सूरत के द्वारा किया जाता है। पहली कोठी कहाँ पे बनाई गई थी? सूरत में बनाई गई थी। जब हॉकिंस आया था उस समय ही इनको अनुमति दे दी थी, लेकिन सर थॉमस रो आया था, फिर उसके बाद में 4 कोठी अन्य बनाई गई थी। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना हो जाएगा 1611 में सोलीपट्टनम तथा पेट्टोपुली हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या करती थी? जितने भी अपने छोटे बड़े व्यापारी हैं उसे अपने वस्त्र लेती थी और उस पर टैक्स लगा के वो फ्रांस में बेचा करती थी। यानी कि वो धीरे धीरे अपना वगैरह साम्राज्य बढ़ा रही थी। ये कितने चालाक व्यक्ति थे आप समझ भी सकते हो। पहले कौन सा आता है? हॉकिंस आता है, फिर एक कोठी की मांग करता है, फिर आता है थॉमस रो आता है, फिर शराब पिलाता है जहांगीर को, फिर वो दुर्ग बनाने और भारत में व्यापार करने की पूरी तरह से अनुमति ले लेता है। फिर ये धीरे धीरे अपने पूरे भारत को कब्जे में ले लेता है। ऐसा ये जहांगीर मूर्ख व्यक्ति था, शायद इसको अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और 1632 में गोलकुंडा के एक सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था। उसको हर साल 500 पेकोड़ा दिया जाएगा और उसके बदले बंदरगाह व्यापार करने के लिए दिया जाएगा। जो सारा नियंत्रण किसके पास में होगा? अंग्रेजों के पास में हो जाएगा। ऐसे ये लालच दे दे करके सारे भारत में ये अपना कोठियां बना रहे थे, अपना व्यापार का केंद्र बना रहे थे और फायदा ही कमा रहे थे साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और 1639 में फ्रांस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंदेलगिरी के राजा से एक फरमान जारी करता है और वहां पे किला बनाने की अनुमति ले लेता है। और वो किला का नाम हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉन हो जाएगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण किला हो जाता है। और ये 1641 में कोरमल तट पर जितना भी व्यापार किया जाता है वो अपने इस किले के देखरेख में किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कोरमल तट कहाँ पे हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी भूगोल है ना वो मैंने आपको अच्छी तरह से आपको करवाया, आप जरूर से जरूर देख लेना। और 1661 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी एथरीन और उसका विवाह एक ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के द्वारा किया जाता है और ये बम्बई उसको दहेज के रूप में दी जाती है। आप जो ये वर्तमान में देख रहे हो बम्बई, ये दहेज के रूप में पुर्तगाल के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को दी जाती है। और ब्रिटिश साम्राज्य से 10 पाउंड वार्षिक ब्याज के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती है। इस प्रकार ये बम्बई किसके पास में आ जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ जाती है। 10 पाउंड के आधार पर आ जाती है। कब दी गई थी? 1668 में दी गई थी साथियों। और इसका पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा गेराल्ड ओग्रियार हो जाएगा। और ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम्बई का पहला गवर्नर कौन सा हो जाएगा? तो गेराल्ड ओग्रियार हो जाएगा, जो वास्तव में बम्बई महानगर का संस्थापक हो जाता है और इस बम्बई शहर की देखरेख में पश्चिमी तट का व्यापार का केंद्र बन जाता है। और ये गवर्नर बम्बई में किले का निर्माण करवाता है और वहां पे गोदी का निर्माण करवाता है। गोदी का बंदरगाह हो जाएगा, एक बंदरगाह हो जाएगा, वहां पे वो निर्माण कराता है और वहां पे एक पुलिस चौकी की निर्माण करवाता है और साथ साथ में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है साथियों। ऐसे ये धीरे धीरे करके वगैरह पश्चिमी तट और पूरे तट अपने साम्राज्य में ले रहे थे। अब इसके पास में कितनी ये कोटियां हो जाती है, अभी कितने ये किले भी बन जाते हैं। और ये सारे सारे अपने किसके शासनकाल में चल रहे थे? जहांगीर के बाद में फिर आ जाता है शाहजहां आता है, उसके शासनकाल में चल रहे थे, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझ रहे थे। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। ओग्रियाल बंबई में एक तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए एक टकशाला की स्थापना करता है। टकशाला क्या हो जाएगा? एक कारखाना हो जाएगा, वहां पे सिक्के जारी किए जाते हैं। और ये कौन करता है? ओग्रियाल करता है, बम्बई में करता है। यानी कि वो अपने अंग्रेजी साम्राज्य के सिक्के जारी करना प्रारंभ कर लेता है और इसका उत्तराधिकारी बनता है रॉबर्ट बनता है, जो बड़ा ही इंपोर्टेंट व्यक्ति था साथियों।
अब ये वाले शख्स हो जाएंगे शाहजहां हो जाएंगे और इसका भी बड़ा ही रोल मिलता है। इसने क्या कर दिया, ये अपने पुर्तगाल कंपनी से बड़ा ही नाराज था। इस कारण अंग्रेजी कंपनी को बंगाल के व्यापार करने के लिए अनुमति दे देता है। लेकिन उसी के समय शाहजहां की बेटी बड़े ही बीमार हो जाती है। फिर एक अंग्रेजी डॉक्टर होता है गैब्रियल, उसका वो इलाज कर देता है और शाहजहां बड़ा खुश होता है और खुशी के आधार पर उसे एक जहाज दे देता है और बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दे देता है। सुन रहे हो ध्यान से, बिना चुंगी की व्यापार करने की अनुमति दे देता है। ऐसा ये शाहजहां कर देता है, खुशी के चक्कर में कर लेता है। फिर ये अंग्रेजी कंपनी बड़ा ही इनको ज्यादा फायदा होता है। भारत में कहीं भी चला जाए इनको किसी भी प्रकार की कोई चुंगी नहीं देनी है, यानी कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता है और साथ साथ में एक जहाज भी दे देता है। ये शाहजहां दे देता है और शाहजहां खुद ही अपने आशिकियों में डूबा रहता था। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगला में हुगली नामक स्थान पर सर्वप्रथम अंग्रेजी की कारखाने की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में काश्मीर बाजार, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बाजार था साथियों, और ये पटना और बिहार में स्थापित था। फिर ये राजमहल में अन्य कारखाने की स्थापना कर देता है, यानी कि पश्चिमी वाला तट तो पूरे जहांगीर के शासनकाल में अच्छी तरह से बना लिया था। फिर पूरे वाला तट अपने शाहजहां के शासनकाल में बना रहे थे। और इसके बाद में बंगला, बिहार, उड़ीसा और कोकण तट पर ही इनकी अन्य फैक्ट्री बनाना प्रारंभ हो गई थी। और ये सारा का सारा कौन देख रहा था? शाहजहां देख रहा था, लेकिन कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। फिर 1633 से लगा के 1663 तक यह इनका उद्देश्य यही था कि शांतिपूर्ण व्यापार किया जाए। फिर इसके बाद में ये 1643 से लगा के 1685 में ये अपने अन्य कंपनियों के झगड़े को निपटाने के लिए बड़ी व्यस्त हो जाती है। और इस पैराग्राफ से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नीतियों में परिवर्तन हो जाती है। फिर उसका उद्देश्य यही नहीं था कि व्यापार करना, उसका उद्देश्य यही बन जाता है कि भारत की प्रशासनी में भाग लेना है। फिर ये बंगला के सूबेदार साहू सुजा के द्वारा एक विशेष फरमान जारी किया जाता है और मात्र 3000 रुपये के आधार पर एक विशेष अधिकार लिया जाता है। ध्यान रखना, एक विशेष अधिकार लिया जाता है। फिर ये अगस्त 1642 में मुगल सूबेदार की एक नियुक्ति की जाती है। वहां पे विलियम हेनरी के द्वारा एक टुकड़ी भेजी दी जाती है। वहां पे कहा जाता है कि जबरदस्ती व्यापार चुंगी के लिए हमें मुक्त किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से मना कर देते हैं। फिर आखिरकार पहली बार विलियम हेजिन और औरंगजेब की पहली बार मुठभेड़ होती है और यह होती है 1646 में हुगली नदी पर होती है। इसमें ये बुरी तरह से अंग्रेज हार जाते हैं। फिर ये हार का बदला लेने के लिए बारसोरा किले पर पुनः आक्रमण कर देती है, लेकिन मुगल के द्वारा ये इसे पुनः हरा दिया जाता है। फिर ये भाग के जवारगश्त द्वीप में चली जाती है, वहां पे ये शरण ले लेती है। फिर ये समझ जाते हैं ये मुगल साम्राज्य बड़ा ही खतरनाक साम्राज्य है, फिर इसे कुछ दूरियां बनानी होगी। फिर आखिरकार ये अंतिम चाल करते हैं समझौता। फिर इसके समझौता के आधार पर ये मामला पूरी तरह से शांत किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो ये धीरे धीरे प्रशासन के मामले में कैसे आ रही है कंपनी, यानी कि इनकी छोटी छोटी चालों के आधार पर आप समझ सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और 1698 में बंगला के सूबेदार अजीज खान की अनुमति के आधार पर 1200 रुपये में चुतनाकी, गोमनपुर और कालीकत की जागीरदारी दी जाती है। और यहीं से भी आपका टर्निंग पॉइंट निकलता है, जहां से ये कालांतर में क्या बन जाता है? कलकत्ता बन जाता है। अब देखते ये कौन देता है? ये देता है इब्राहिम खान के द्वारा ये 3 गांव दिए जाते हैं। और फिर ये 3 गांव आधुनिक समय में कलकत्ता बन जाता है और इसकी पहली नींव डाली जाती है जॉन 4 नाग के द्वारा डाली जाती है। फिर ये कालांतर में कोलकाता की नींव डाली जाती है फोर्ट विलियम के द्वारा डाली जाती है।
आप जो ये अभी सुन रहे हो, बंगाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। और ये यही थी, 3 गांवों से मिली थी। और इसकी जागीरदारी कौन देता है? इब्राहिम खान के द्वारा दी जाती है। और इस कोलकाता का पहला गवर्नर सर चार्ल्स आय होता है। और ये मद्रास और बम्बई को पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाता है। एक अलग से वगैरह प्रेसिडेंसी बनाई जाती है। और औरंगजेब के द्वारा एक 1707 में एक विशेष आदेश दिया जाता है कि यूरोपियन कंपनी जितने भी है उनको सारों को गिरफ्तार किया जाए। फिर अंग्रेज के जितने भी अपने कर्मचारी है ना, उनको सारों को ही गिरफ्तार किया जाता है। फिर आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ में सुधार मिल जाता है। और ये बंगला में अंग्रेजों के द्वारा शाइस्ता खान के द्वारा एक कथन कहा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है। ये कहा जाता है ये कंपनी बड़ी नीच, झगड़ालू लोग और बेईमान व्यापारियों से बनी है। साथियों, ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और ये कहाँ का था? ये बंगला का था। और 1634 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया जाता है कि सभी कंपनियां भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और इसी के आधार पर एक इंग्लैंड के द्वारा एक नई कंपनी का जन्म होता है, जिसका नाम होता है कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। कंपनी का निर्माण होता है और ये भारत में आ जाती है। और इनका पहला यात्री होता है विलियम्स नॉर्सन होता है, जो औरंगजेब के समय आ जाता है। और ये नई कंपनी और पुरानी कंपनी इन दोनों का मर्ज किया जाता है। और ये किया जाता है 22 जुलाई 1707 में किया जाता है। और इस प्रकार से एक कंपनी भी बनती है साथियों। और जिसका निर्माण कौन करता है? विलियम्स अर्ल ऑफ गोल्डफिन के द्वारा किया जाता है। और एक नाम भी रखा जाता है। और इनका नाम रखा जाता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड टेंडिंग टू द ईस्ट इजिप्ट। ये नाम रखा जाता है। और ये कंपनी दोनों की दोनों बड़ी ही महत्वाकांक्षी बन जाती है। इस प्रकार से ये धीरे धीरे करके अपना व्यापार चला रहे थे। और इस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी थी साथियों। और फर्रुखसियर उस समय बादशाह था। उस समय जॉन सुमन के नेतृत्व में एक मंडल भेजा जाता है इनके दरबार में, जिसमें अलग अलग विद्वान लोग थे, जिसमें एक सज्जन भी था जिसका नाम हो जाएगा विलियम हेंटन हो जाएगा। इसका बड़ा रोल मिलता है क्योंकि फर्रुखसियर को एक बड़ी महामारी थी और उससे वो बड़ा ही परेशान रहता था। फिर ये सज्जन के द्वारा उसे बीमारी का इलाज किया जाता है। फिर फर्रुखसियर के द्वारा बंगला, हैदराबाद और गुजरात की सूबेदारी तीनों की तीनों दी जाती है साथियों। और यही था व्यक्ति फर्रुखसियर। और इस फरमान के द्वारा बड़ा ही इनको लाभ पहुंच जाता है। और इस फरमान के आधार पर जो बंगला में 3000 वार्षिक दिया जाता था, उससे भी इनको मुक्ति मिल गई थी। यानी कि ये 3000 भी इनके बच गए थे। फिर इस फरमान के आधार पर कलकत्ता के आसपास जितने भी 38 गांव थे, उनको ये कंपनी खरीद लेती है, जो अपने अंडर में कर लेती है। और इस फरमान के आधार पर मुंबई में एक तक्षशिला का भी निर्माण किया जाता है, जिसको मुगल साम्राज्य के द्वारा इसको प्रसार किया गया था। और सूरत में इस फरमान के आधार पर जितने भी टैक्स दिया जाता था, उससे ये मुक्ति मिल जाती है। यानी कि पूरे भारत में ये मुक्ति मिल जाती है इस फरमाना के आधार पर। यानी कि आप समझ सकते हो उनकी बीमारी का इलाज करने के आधार पर कितनी उनको फायदा मिल गया था। ये देने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? फर्रुखसियर हो जाएगा। फर्रुखसियर के पिता का नाम क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा साथियों। और वैसे भी मैंने आपको मुगल साम्राज्य पूरी तरह से आपको बताया है। और फर्रुखसियर के द्वारा ये कंपनी का फरमान कालांतर में बड़ा ही सिद्ध साबित होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। और इस फरमान के आधार पर ओम महोदय ने कहा था ये कंपनी का मैग्ना कार्टा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है।
और बंगला के नवाब मुरीद कुली खान ने इस फरगाना को वापस करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन ये माना नहीं जाता है। और आखिरकार मराठा सेनापति कान्हो के द्वारा इनके पश्चिमी घाट पर बड़ा ही विरोध किया जाता है और इसकी शक्तियों को बर्बाद किया जाता है। और इसी के प्रकार ये कंपनी धीरे धीरे करके भारत में पूरी तरह से अपना निर्माण कर लेती है। और इसे नेक्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय वो मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया है। और अंग्रेजों के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं वो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। ये अपने हो जाएगी रूपरेखा हो जाएगी, यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ ये आपका तीसरा वीडियो भी पूरा हो गया साथियों। यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। और कल मैं आपको डेनिश कंपनी के बारे में और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। और इसी के आधार पर आपकी 6 कंपनी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।